जिनको मुगल कह के पढ़ाया गया, असल में वो मुगल है ही नहीं, और बाबर मुगलों को गाली भी देता था। मुसलमानों का सबसे ज्यादा नरसंहार अगर किसी ने किया तो मुगल्स ने किया। बाबर खुद को मंगोल नहीं मानता है, लेकिन जब यूरोपियंस लिख रहे थे इनके बारे में, हर कोई उनको मंगोल बुलाता था क्योंकि उनका एथनिसिटी मंगोल था। चंगेज खान, अगर कोई अपने आगे खान लगाता है तो मंगोलियन लीनियज को फॉलो करता है, जिसने मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारा था कि ना इसका इस्लाम से लेना देना ना भारत से लेना देना है। बाबर को बहुत नेचर लवर दिखाया गया है, कविताएं करता है, पोएट है, तो इतना निर्दयी कैसे बना? जब वो कत्लेआम भी करता था, जैसे आज उसने 200 सर काट करके नरमुंड की टावर बनाए, उसके बाद उस पे भी वो कविता लिखता था। उसने ये प्रण लिया था कि जिस तरह से मैंने अपने शराब की बोतलों को तोड़ा है, उस तरह से मैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ूंगा। बच्चाबाजी या कुछ ऐसे बोलते हैं ना। ये जो गे होने का प्रसंग है, बाबरी इज लाइक बॉयफ्रेंड ऑफ बाबर, और आयशा से जब बाबर की निकाह होती है, वो एक्सप्रेस करता है कि मुझे आयशा के पास जाने में बहुत झिझक होती है, लेकिन मुझे बाबरी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ज्यादा हार्म किया क्योंकि वो लूट लूट के ले गए, और मुगल्स तो वापस नहीं गए इसी मिट्टी में। मुगल काल में या टिमुरिड काल में रहकर हर साल मक्का 6 लाख के आसपास रुपए जाया करते थे, यहाँ से पैसे लेकर के जाते थे। क्या हुआ आपके साथ भोपाल में? पुलिस आकर के किताब को हटाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया और थ्रेट्स ऐसे आ रहे थे कि मेरी किताबों को जलाया जाएगा। आभा जी नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला। अद्भुत पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम सभी भारतीय इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं स्कूल में, तो हमें तो रटा होता है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये तो रटा दिया जाता है। लेकिन आपसे, आपके सेशन से, वक्तव्य से मुझे ये पता चला कि जिनको मुगल कह के पढ़ाया गया, असल में वो मुगल है ही नहीं, और बाबर मुगलों को गाली भी देता था जी। तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक्चुअल में मुगल हैं कौन। और आपने इतनी डीप रिसर्च की है, आप उस बैकग्राउंड से हैं भी नहीं, एक प्रॉपर एकेडमिक हिस्टोरियन नहीं है, फिर भी उस पेन से आप गुजरे हैं, एक जो हिस्टोरियन गुजरता है, वो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से एस्पेक्ट हैं। और जिस प्रकार से अभी कुछ इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ आकर वो कुछ राज खोलिए कि क्या हुआ आपके साथ भोपाल में। भोपाल लिटरेरी फेस्टिवल में आपका सेशन रद्द कर दिया जाता है, और ये खबर हम लोगों को मिलती है कि आपका सेशन बाबर पर था, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि कहीं आप बाबर के प्रशंसक तो नहीं है। मतलब यही बात है कि क्या है? पहले इसका राज खोलिए, फिर हम बाबर पे चलेंगे। तो मैं भोपाल गया था और वहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाला था, जो कि भोपाल वसीयतनामा कहलाता है। और ये भोपाल वसीयतनामा को बाबर के विल या वसीयत की तरह देखा जाता है, जिसको लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन या फिर लेफ्टिस्ट कई बार यूज़ करके बाबर को सेक्युलर या टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम उसका पर्दाफाश करने वाले थे मॉडरेटर के साथ मिल करके। लेकिन जैसे मैं भोपाल पहुंचा, मुझे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से पता चला कि मेरा सेशन नहीं होगा, और मैंने पूछा कि आखिर मैटर क्या है, क्यों आप नहीं करना चाहते? तो मैं बोला एक्चुअली आपके किताब के लिए, आपके सेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और फिर मुझे पहले लगा शायद ये प्रोटेस्ट इस्लामिक फ्रैक्शन से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाबर को के सच्चे रंग को दिखाया जो शायद कुछ लोगों को आपत्ति हुई होगी। लेकिन फिर मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया नहीं, ये जो प्रोटेस्ट है वो आ रहा है, सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, एबीवीपी ने। और मैं थोड़ा और भी अचंभित रह गया, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, और मेरे मन में उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट भी है फॉर द थिंग्स व्हाट दे डू। अब फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक न्यूज़पेपर में, जो कि वहाँ का लोकल समाचार पत्र है, स्वदेश, कोइंसिडेंटली स्वदेश भी आरएसएस बैक न्यूज़पेपर है, और अदर आरएसएस का ही अखबार है वो। वहाँ पे हेडलाइन छपी, बीएलएफ भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में बाबर भारत ढूंढने आया या खोजने आया, और उसमें डिटेल में लिखा हुआ था एक सेशन होने वाला है जहाँ बाबर का महिमा मंडन किया जाएगा।
अब मेरे लिए ये काफ़ी आश्चर्य, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि इस तरह के स्पॉट में मुझे पहली बार डाला गया था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो वो क्लेम कर रहे थे और उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लेकिन फिर भी मैंने नहीं सोचा इतना सीरियस होगा कि इवेंट होगा ही नहीं। शाम तक मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, इनफैक्ट उन्होंने माफ़ी मांगी, गलती हो गई थी क्योंकि ये मिस रिपोर्टिंग थी स्वदेश अखबार की तरफ से। एंड मेरे मन में उनके लिए काफ़ी अभी भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी कि यहाँ पे गलती हो गई थी हमको, और उन्होंने बिल्कुल मुझे आश्वासन दिया कि कोई परेशानी नहीं होगी, कल आपका सेशन होगा। और मैं काफ़ी खुश था, चलो सब कुछ ठीक हो गया, हम कल बात करेंगे भोपाल वसीयतनामे के ऊपर। और उससे पहले मैंने स्वदेश अखबार को एक प्रेस नोट भिजवा दिया था। उस प्रेस नोट पे मैंने क्लैरिफाई किया था कि मेरी पुस्तक वो बिल्कुल नहीं बताती है जो आप क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया था, मेरे सेशन के बारे में बात किया था, और सेशन बाबर के सेशन की बात हुई थी, एक ही बाबर का सेशन मेरा ही था, और मेरी पुस्तक में ही बात होने वाली थी, क्योंकि टाइटल ऑफ सेशन भी जो था वो बाबर की, ये पुस्तक का नाम ही था बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान। तो प्रेस नोट को उन्होंने छापा नहीं। मैंने मिलने की भी कोशिश की थ्रू द प्रेस कोऑर्डिनेटर ऑफ भोपाल लिट फेस्ट, लेकिन फिर भी वो मुलाकात हो नहीं पाई, उन्होंने मना कर दिया या क्या, वो कभी इवेंट हुआ नहीं। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर से एक आर्टिकल छापा जहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे कल्चर मिनिस्टर भी बीच में आ गए, उनका भी एक टेस्टिमनी था या फिर उनके शब्द लिखे गए कि इस तरह के इवेंट होने नहीं चाहिए। और बड़े बड़े स्कॉलर्स, इनफैक्ट साहित्य अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश के दवे जी, वो भी बोल गए कि हमको बाबर के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसका महिमा मंडन क्यों, इस तरह की बातें हुई। अब तब तक प्रोटेस्ट काफ़ी दूर तक फैल चुका था। मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन्वॉल्व हो गए हैं। अब फिर मुझे लगा कि मामला बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए अब मीडिया ऑलरेडी मेरे पीछे थी सच जानने के लिए क्या है क्या नहीं। वहाँ पे एक पर्ची डाल दी गई, वहाँ पे जो एक पूरा एक इवेंट का शेड्यूल लगा हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने सफ़ेद पर्ची डाल दिया कि ये इवेंट नहीं हो रहा है करके। ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से ये भी कि पुलिस आकर के किताब को हटाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, बुक स्टोर से मेरे बुक्स हटा दिए गए, सारे के सारे बुक, नहीं सिर्फ ये बाबर का पहला भाग जो है वो भी हटा दिया गया, मेरी बुक जो हिटलर पे वो भी हटा दी गई, मेरी एक भी किताब वहाँ पे अवेलेबल नहीं। इट वॉज ऑलमोस्ट एन इफेक्टिव बैन ऑन माई बुक। और थ्रेट्स ऐसे आ रहे थे कि मेरी किताबों को जलाया जाएगा और बुक स्टोर को वैंडलाइज कर देंगे अगर मेरी किताब रहती है, वो सेशन होने नहीं देंगे। तो तब तक मैंने मीडिया को काफ़ी कुछ क्लैरिफाई कर दिया था, मुझे ये उम्मीद थी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी और कुछ शायद होगा, लेकिन चीज़ें सुलझी नहीं। अंत में हम लोगों ने सेशन दूसरे सब्जेक्ट पे किया। उसके बाद जैसे मैं लैंड किया बैंगलोर वापस, मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने फिर एक न्यूज़ का पार्ट भेजा जहाँ पे स्वदेश ने क्रेडिट ली इस बात के लिए कि हमने कल्चर को बचा दिया है क्योंकि हमने बाबर के सत्र को होने नहीं दिया। और ये सब कुछ हो रहा है जबकि मैंने क्लैरिफिकेशन 2 दिन पहले उनको दे दिया था, फिर भी उसको डिसऑनर करके वो ये सब करते गए। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे तो गुस्सा भी आया कि ये क्या है, पहले तो तुमने बहुत बड़ा हार्म किया है, उसके बाद अब इसकी क्रेडिट भी ले रहे हो तुमने। यू हैव मेड अस लाफिंग स्टॉक, सो कॉल्ड हिंदुत्व, जो ये बोलते हैं कि हिंदुत्व या फिर सो कॉल्ड राइट विंग साइड से सीरियस स्कॉलर नहीं आते हैं, यहाँ पे तुमने हमको लाफिंग स्टॉक बना दिया है। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री को ओपन चिट्ठी लिखी। ओपन लेटर लिखने का रीज़न ये था कि अगर मैं पोस्ट से भेजूंगा, पहला उनके पास पहुँचेगा नहीं, मैं चाहता था कि सबको ये बात पता चल सके, प्रधानमंत्री वो चिट्ठी पढ़े चाहे नहीं, लेकिन लोगों को ये मैंने प्रधानमंत्री तक अपनी बात लाने की कोशिश की है कि ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है और इससे हमारे सो कॉल्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। अब जब मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, उसके बाद मीडिया में काफ़ी कवरेज होने लगा, सारी मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब ने इसको कवर किया और लेफ्ट ने इसको एक अलग नैरेटिव दे दिया जो कि बिल्कुल होना ही था, जिसका डर था दैट ये एक ऑथर थे जो मुसलमानों को बुरे लाइट में दिखाना चाहते थे, लेकिन वो लोग ही इनको समझ नहीं पाए, इनके अपने ही कि ये मुसलमानों को बुरे लाइट में दिखाना चाहते थे, तो उनकी एक अलग ही नैरेटिव शुरू हो गई। तो दिस इज़ अ बिग डैमेज विच हैपेंड। तो मैंने सुना था कि लेफ्ट मीडिया ने भी आपको इनवाइट किया। हाँ, लेफ्ट मीडिया से भी इन्विटेशंस आए टू स्पीक ऑन द, बट मैंने डिनाई किया, आई डिड नॉट एग्री फॉर द इंटरव्यू वगैरह।
बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपने चीज़ को सॉलिडारिटी दिखा रहा हूँ कि आई एम नॉट दैट सोल्ड आउट पर्सन कि अपने कॉज को लेकर के मैं कॉज को सैबोटेज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउसेस अगर मेरा इंटरव्यू चाह रहे हैं, ये मोर उनके नैरेटिव के लिए वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व कितना शैलो है। अभी भी मैं ये बोलता हूँ, आई सब्सक्राइब टू आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व, मैं हिंदुत्व आइडियोलॉग हूँ, और मैं अभी भी मानता हूँ कि हम बहुत सीरियस स्कॉलरशिप में काम करते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगले दिन उन्होंने फिर क्या किया, स्वदेश ने मेरी चिट्ठी के बाद आभास झूठ बोल रहे हैं, आभास हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका पास्ट मार्क्सवादी रहा है, जो कि मैं ओपनली बोलता हूँ। आई वॉज एक्स कम्युनिस्ट, 4 साल के लिए मैं कम्युनिस्ट था, तो 4 साल मेरी उम्र से कोई निकाल दे 37 साल की उम्र में, तो ये 9% ऑफ माई लाइफ है। लेकिन पिछले 13 साल से मैं हिंदुत्ववादी हूँ, विच इज़ 33% ऑफ माई लाइफ। सो मैं 33% ऑफ लाइफ को छोड़ करके वो 9% के लाइफ को से कोई मेरी ब्रांडिंग नहीं कर सकता है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर मैं हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना भी चाह रहा हूँ तो उसमें उनका कुछ लेना देना है नहीं। और उन्होंने क्लेम किया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस तरह के डिफेमेशन के आर्टिकल उन्होंने छापे। फिर मैंने सोचा कि अब बातें हाथ से निकल रही है, तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द लीगल डिस्कोर्स। मोस्ट प्रोबेबली मैं स्वदेश को नोटिस भेजूंगा। ये उद्देश्य इसका ये है कि दोबारा ये होना नहीं चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ये होना नहीं चाहिए। और ये बात और लेफ्ट और राइट की नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने विषय को एक लेफ्ट लीनिंग पर्सन के सामने न रख सकूंगा तो मैं एक इको चैम्बर में जी रहा हूँ। तो स्कॉलरशिप का वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी बात को एक छत्र फैलाना है, और बात तभी फैलेगी जो फेंस सिटर भी हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लेफ्ट सही है कि राइट सही है, उनको भी ये बात जानना है। और वो तभी हो पाएगा जब मैं लेफ्ट के बीच में भी जाकर के ये बात करूँगा। तो हमको किसी भी वॉइस को सेंसर नहीं करना चाहिए, सारी बातें निकल कर आनी चाहिए, तभी आप डिबेट कर सकते हैं, तभी स्कॉलरशिप आगे आएगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद लोग जो क्लैरिफिकेशन आपने दिया है वो लाखों लोगों तक पहुँचेगा। और बाबर के ऊपर बुक है, लोग हो सकता है जज कर गए होंगे, तो इस पॉडकास्ट में हम इस पर तो आएंगे ही कि क्या है बाबर के बारे में, क्या और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बट अगर हम स्टार्ट करें मुगल्स से, तो एक तो ये कि आपका बैकग्राउंड आर्किटेक्चर का है, आप बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो आपके करियर में, इससे पहले कि हम बाबर पर जाएं, जो आपका प्रेम है बाबर के प्रति, ये जानना मैं चाहता हूँ कि भारत में ऐसा कौन सा मुग़ल आर्किटेक्चर था, मुग़ल बिल्डिंग थी, जिसको देख के आपको लगा कि हाँ भाई, यहाँ पर मुग़लों ने काम किया है, इसकी तो तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा तो मुग़ल गाली खा ही रहे हैं भारत में। अगर सत्य की तरह इसको देखा जाए तो आप हमेशा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं या फिर ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कभी आइसोलेशन में हो नहीं सकता। तो अगर कुछ समय के लिए मैं ये मान भी लूँ कि ताजमहल शाहजहाँ ने शुरू से बनाया था, जो कि सत्य नहीं है, वो राजा मान सिंह का हवेली हुआ करता था, उसके ऊपर से मार्बल क्लैडिंग की थी शाहजहाँ ने, फाउंडेशन पूरी तरह से डीपली एग्जिस्ट करता था। और अगर आप उसके इतिहास को देखना चाहेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने में उसकी फाउंडेशन पूरी हो गई थी, और उसकी फाउंडेशन ऑलमोस्ट 13 मीटर डीप है। 13 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 40 फीट। 40 फीट का मतलब हो गया 4 माले की बिल्डिंग। 12 फीट का तो यही होगा। हाँ, 10 फीट हम मान के चलते हैं, एक फ्लोर टू फ्लोर हाइट, उतना वो डीप है। उसके बाद उसका जो फुटप्रिंट है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 8 टाइम्स द फुटप्रिंट ऑफ व्हाइट हाउस। जब ताजमहल में जाएंगे, पहले आप देखेंगे प्लिंथ है, एक चौकोर सा प्लिंथ है, उसके ऊपर जो महल है वो एग्जिस्ट करता है, और उसके चारों तरफ एक चौकोर सा बना हुआ है जिसको हम प्लिंथ बुलाते हैं। वो तकरीबन 13 मीटर डीप जाता है। अब ऐसे समय में 1631-32 में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब इतना डीप पहले एक्सकेवेशन हुआ 13 मीटर 40 फीट के आसपास, उतने एक्सकेवेट करके उन्होंने उतना अर्थ निकाला। उसके बाद विथ सच अ गुड वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके उन्होंने वो फाउंडेशन क्रिएट किया, उसके अंदर रूम्स वगैरह बनाए, जो हमेशा बेसमेंट के रूम्स की बात वगैरह होती है, वो सब कुछ उन्होंने 6 महीने में कर लिया। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं एज एन आर्किटेक्ट जानता हूँ कि अगर आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का बेसमेंट बनाना है, तो एक बेसमेंट जिसका मतलब 5 मीटर
आप मान के चल सकते हैं, 1 फ्लोर ऑफ बेसमेंट, उसके लिए आपको तकरीबन 6 से 7 महीने लगेंगे इंक्लूडिंग एक्सकेवेशन। अभी के समय में विद सो मच ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज जब हम मशीन्स यूज़ करके एक्सकेवेशन कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये क्लेम होता है कि वो 6 महीने में उसकी फाउंडेशन पूरी हो गई, टू जस्टिफाई दैट वो बेस से शुरू हुआ था। तो मतलब कितना भी ह्यूमन रिसोर्स हम लगाए नहीं पॉसिबल है। इट्स नॉट पॉसिबल। उस समय आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम भी बीच में आने वाला है। बारिश के समय आप उतनी एक्सकेवेशन कर नहीं सकते, क्योंकि जब एक्सकेवेशन कर रहे होंगे तो मिट्टी चिकनी हो जाएगी, एक्सकेवेशन आसानी से नहीं होगा। सो 6 महीने में उतना डिग विच इज़ मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट वो कर पाना असंभव है। आपसे आर्किटेक्चर पर तो मैं और भी बात करना चाहूँगा, कभी हम और भी पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ा अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर किस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो मेरी समझ से परे है कि उसमें वो कल्चरल कुछ इस तरह का। लेकिन ठीक है, अभी हम बाबर पर आते हैं और जैसे कि मैंने वहीं से प्रारंभ करते हैं। एक्चुअल में मुग़ल हैं कौन? क्या ये इनका इस्लाम के साथ उदय हुआ है? फिर आप बोलते हैं कि बाबर भी अपने बाबरनामा में या डायरीज़ में मुग़लों को गाली देता था या फिर नहीं पसंद करता था, तो हम उनको क्यों मुग़ल कह रहे हैं, बाबर, अकबर और फिर ये जो पूरी जमात है। तो पूरा हिस्ट्री में ले चलिए कि मुग़ल हैं कौन, सो दैट कि हम समझ पाएँ कि ओरिजिन क्या है उनका। जी, मुग़ल शब्द एक्चुअली इस पर्शियनाइज शब्द है मंगोल के लिए। और कई बार लोग ये आर्गूमेंट लेके आते हैं कि मंगोल और मुग़ल अलग है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मंगोल का मतलब ही मुग़ल है। अच्छा, जो मंगोलिया वही मुग़ल है। ओके, वही एक्चुअली मुग़ल है। अब एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इन सब का ओरिजिन मंगोल ओरिजिन ही है। एथनिसिटी से ये मंगोल है। अब बाबर के जो एंसेस्टर हैं फादर के साइड से, वो तैमूर के लीनियज से आ रहे हैं। अच्छा, तैमूर कम्स इन 10th जनरेशन ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान 5वें जनरेशन में है और ये दूसरे लाइन से आ रहे हैं, लेकिन तैमूर 10वें जनरेशन में है, चंगेज़ 5वें जनरेशन में। एक अलग, और उन सब का तुमने खान बोल करके एक फादर कॉमन एंसेस्टर है। वहाँ से चंगेज़ आया 5वें जनरेशन में, थ्रू डिफरेंट फादर एंड मदर, एक अलग लीनियज चला गया, डिफरेंट फादर एंड मदर के लीनियज से 10वें जनरेशन में तैमूर आता है। अब चंगेज़ खान की जहाँ तक हम बात करें तो चंगेज़ खान एक बहुत ही सेक्युलर किलर था। सेक्युलर किलर कहने का मतलब रिलीजन वॉज नॉट अ बैरियर फॉर हिम टू किल एनीबडी। वो किसी को भी मार सकता था अगर उसको लगता था ये मेरा शत्रु है या मेरे एक्सपेंशन को थ्रेटन करने वाला है। उसके रिलीजन उतना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेक्युलरिज्म फॉलो करता था, जहाँ पे दिस अ सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। मतलब उनकी जो पॉलिसी है उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं रहेगा। तो वो तेगरी बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। देयर वाज अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जिसको चंगेज़ फॉलो किया करता था। ये कैसा चंगेज़ है बुद्धिज़्म फॉलो कर रहा है? तो ये अपने आप में आयरनी है, बट दिस इज अ ट्रुथ। वो तेंगरी और ऐसा बोलते हैं कि तेंगरी बुद्धिज़्म इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम अ स्काई गॉड। तेंगरी वाज एक्चुअली स्काई गॉड, जो कई बार लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंद्र से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्काई गॉड। सो देयर इज लॉट ऑफ थियरीज अराउंड इट, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये तो पता है कि एक पेगन ट्रेडिशन को फॉलो करता था। अच्छा, अब उसके बहुत सारे जो शत्रु थे वो मुसलमान थे, लेकिन वो उनको इसलिए नहीं मारता था कि वो मुसलमान है, वो इसलिए मारता था क्योंकि वो उसके शत्रु हैं। और इस तरह से उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी मारा है। ही इज किल्ड एवरीबडी। लेकिन मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नरसंहार अगर किसी ने किया तो मंगोल्स ने किया या मुगल्स ने किया। और जो इनका कन्वर्शन होता है वो चंगेज़ के बाद बहुत दिनों के बाद उसके ग्रैंडसन के टाइम में कन्वर्जन होता है, जो कि एक बरके खान बोल करके उसका ग्रैंडसन है और एक हेगलू खान है। सो दिस अ वेरी फेमस बैटल जो कि हेगलू खान और बरके खान के बीच में होता है। और उस बैटल में बरके खान इज़ अ फर्स्ट कन्वर्ट, क्योंकि वो एक सूफ़ी से मिल करके ही हैज़ गॉट इंस्पायर्ड और उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में। जब तक बरके अपने एक ट्रिप से लौट करके आता है, वो देख रहा है कि हेगलू खान इज़ डिस्ट्रॉइंग इस्लाम इनसाइड आउट। अभी इस्लाम ऑलमोस्ट इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है कि देयर इज़ अ फियर दैट इस्लाम विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये किस रीजन की बात हो रही है? हाँ, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में, हाँ, बगदाद वगैरह भी इन्वॉल्व है। अच्छा, मतलब इसमें ईरान का एरिया और हाँ, तो अब वो बगदाद को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। बगदाद के कैलिफ को मार दिया गया है।
और इस्लाम इज इन शैम्बल्स, ऐसा लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा इस्लाम का सिर्फ स्ट्रांग होल्ड जो है वो भारत है, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। और उसके अलावा इस्लाम का कोई इन्फ्लुएंशियल रूलर सबको ख़त्म कर दिया है इन मंगोल्स ने, क्योंकि बगदाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बगदाद वाज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ द गोल्डन फेज ऑफ इस्लाम। तो ये चंगेज़ खान के जो आगे की जनरेशन उन्होंने किया होगा। हाँ, उन्होंने किया, क्योंकि चंगेज़ के पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे थे। चंगेज़ खान का क्या टाइम रहा होगा? इट्स अराउंड 12th सेंचुरी, लेट 12th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी, 1180s वगैरह के पास है, के आसपास है। ओके, ठीक है। तो उनके जो आगे की शासक हैं उन्होंने उसको ख़त्म करना शुरू किया, और भारत में अभी ये दिल्ली सल्तनत है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग ये होल्ड ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके पहले हिगलू खान ने पूरा बगदाद को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जब बरके वापस आ रहा है अपने कैंपेन से, वो देखता है कि इस्लाम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और फिर उसको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। तो वो अपोज करता है अपने भाई हिगलू खान को। अब यहाँ पे उनके बीच में एक युद्ध होता है फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, क्योंकि हिगलू खान इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है और अदर इस्लामिक सिविलाइजेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए बरके खान इनके साथ युद्ध में जाता है। उस युद्ध में बरके खान जीत जाता है। ओके। अगर वो युद्ध बरके नहीं जीतता तो जियो पॉलिटिक्स आज की भी बहुत अलग होती, क्योंकि ना ऑटोमन एम्पायर होता, ना उसके बाद जो यहूदियों के साथ हुआ पैलेस्टाइन में वो होता। मतलब कहानी बिल्कुल अलग होती अगर वो युद्ध पलट जाता तो। लेकिन अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद तैमूर का जन्म हो चुका है इन डिफरेंट, और तैमूर खुद को मंगोल नहीं मानता है। और क्योंकि तैमूर हाईली इस्लामाइज्ड है और ही कनेक्ट्स मोर विद द पर्शियन कल्चर, और मंगोल कल्चर पर्शियन कल्चर में काफ़ी अंतर है। अच्छा। द वे यू प्रैक्टिस, जिस तरह से आप अपनी जीवन बिताते हो वगैरह वगैरह। और इससे पहले कि मैं तैमूर के बारे में जाऊँ, एक बात मैं बता देना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि मंगोल शासन में सिर्फ 2 ही प्रोहिबिशन था मुसलमानों के ऊपर। पहला था कि आप शरिया कानून नहीं लगा सकते, आपको जैसे पूजा करना है, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन शरिया कानून नहीं चलेगा। और दूसरा था कि आप हलाल मीट नहीं खा सकते। जो आपकी मीट होगी दैट विल बी नॉन हलाल, which is a Mongol process of what we in Hindu tradition we do a झटका. So that is what was pushed on them. आप नहीं कर सकते हो। Coming back to तैमूर, तैमूर पर्शियनाइज्ड है, हाईली इस्लामिक है, और उसके बायोग्राफी से हमको ये पता चलता है, जो कि उसके कोर्ट हिस्टोरियन ने लिखा है, उसके जीवन का उद्देश्य है पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है तैमूर के। हाँ। और जब भी वो अपने दुश्मनों से इनकाउंटर होता था, वहाँ पे वो कुरान से प्रिस्क्रिप्शन लेता था कि इनके साथ क्या करना चाहिए, और ये सब कुछ रिकॉर्ड होकर के आ रहा है। और ये तैमूर उसी कैंपेन के तहत भारत भी आता है, और दिल्ली में उसने बहुत बड़ा कत्लेआम मचाया था, और ऐसा बोलते हैं कि हफ्तों तक लाशों की बदबू आती रही थी। इस तरह का कत्लेआम था, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, और उस समय इन लोगों का मर जाना एक कैंपेन में एक बहुत बड़ी नंबर होती थी। उसके बाद तैमूर से आगे जाकर के अबू सईद मिर्ज़ा, जो कि बाबर के पिता हैं। अच्छा। वो अब आप ये लीनियज देख रहे हैं, तैमूर के लीनियज से अबू सईद मिर्ज़ा आ रहे हैं उनके लीनियज में, और उसके पुत्र हैं बाबर। तो काइंड ऑफ बाबर के अंदर मंगोलियन जीन्स हैं। हाँ। लेकिन वो इस्लामाइज्ड हो चुका है, उसका परिवार इस्लामाइज्ड हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर खुद को मंगोल नहीं मानता है, क्योंकि उसके हिसाब से जो तिमुरिद कल्चर है वो पर्शियनाइज्ड है, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसीलिए वो गाली देता है। हाँ, इसलिए वो, और जहाँ पे भी मंगोल आते हैं वहाँ पे उपद्रव मचेगा, दे विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन, इस तरह की बातें बाबरनामा में लिखता है। अब इनको मुगल कैसे बुलाया जाने लगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी अराउंड 19th सेंचुरी, वो काफ़ी रेसिस्ट थी। इट वॉज वेरी रेशियल, और उस समय आर्यन इन्विजन थ्योरी वगैरह सब कुछ इन्वेंट उस वक्त ही हो रहा था, जब लोग रेस को लेकर के बहुत पर्टिकुलर थे। हालांकि बाबर खुद को मंगोल नहीं बताता है, लेकिन जब यूरोपियंस लिख रहे थे इनके बारे में, जो चाहे वो पुर्तगीज़ हों चाहे वो फ्रेंच हो, हर कोई उनको मंगोल बुलाता था, क्योंकि उनका एथनिसिटी मंगोल था। और चाहे फ्रैंकोआ बर्नियर हो, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने, और इन्होंने सबने इनको मंगोल बुलाया है। और जो वेस्टर्न कल्चर थी वो मंगोल से, स्पेशली चंगेज़ खान से बहुत इंस्पायर्ड थी।
अब वोल्टायर एक ऐसे फिलोसफर जिसको हर लिबरल कोट करना चाहता है, और वोल्टायर के गुरु थे डॉक्टर लॉक। और डॉक्टर लॉक जो कि लिबरलिज्म के फाउंटेन हेड माने जा सकता है, तो डॉक्टर लॉक के आइडियाज़ को कंपेयर किया था एक हिस्टोरियन है गिब्बन, जिन्होंने रोम के इतिहास पे बहुत अच्छा काम किया है, वन ऑफ द बेस्ट वर्क। उन्होंने कंपेयर किया डॉक्टर लॉक विथ चंगेज़ खान, और उस वक्त चंगेज़ के जो आइडियल्स थे यूरोपियन कोलोनाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छे ब्लूप्रिंट की तरह नज़र आते थे, क्योंकि एक सेक्युलरिज्म के मोड को फॉलो करते थे एंड इट वाज वेरी एक्सपेंशनिस्ट। तो इसलिए डॉक्टर लॉक के आइडियाज़ जो कि लिबर्टेरियन आइडियाज़ थे, उसको कंपेयर किया गया था चंगेज़ के आइडियाज़ से। और उस समय लगता था कि, और इसलिए आपको देखेंगे मुग़ल शब्द जो है बहुत ही, जैसे टेक्नोलॉजी की आप मुग़ल हैं, यू आर द मुग़ल ऑफ अ टेक्नोलॉजी, इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। तो इट वॉज सच अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड फॉर पीपल दैट इट पास्ड ऑन। अब इस तरह से नैरेटिव में ये आ चुका है कि वो मुग़ल हैं। अब अगर आप उनको मुग़ल बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका एक सेक्युलराइजेशन भी कर दे रहे हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल मंगोल्स की थी, जो चंगेज़ खान से रिलेट होती है, और चंगेज़ खान वाज सेक्युलर किलर, वहाँ से आपको रिलीजन का एंगल ड्रेंच आउट होने लगा। लेकिन जैसे आपने इनको तैमूर से कनेक्ट कर दिया, वो दिल्ली का मैसेकर याद आएगा, वो याद आएगा कि कैसे वो कुरान की आयत देख करके लोगों को मारता था, क्या करना चाहिए। और उसी फिलॉसफी को बाबर भी आगे लेकर के जाता है, और इसलिए जो उसने एम्पायर इस्टेब्लिश किया था उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया। और तिमुरिड गुरखानिया इसलिए था क्योंकि जो तैमूर ने एम्पायर इस्टेब्लिश किया था उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया। तिमुरिड जो खुद तैमूर नाम से आ रहा है, गुरखानिया का मतलब है दामाद या सन इन लॉ, जो कि मंगोल भाषा में होता है। तैमूर ने खुद की शादी की थी चंगेज़ खान के लीनिएज में, क्योंकि उस वक्त पे हालांकि उसको नफरत है मंगोल कल्चर से, लेकिन उसको खान बनने के लिए, खान के टाइटल के लिए आप में चंगेज़ का खून चाहिए, यू हैव टू कम फ्रॉम दैट लीनिएज। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने खुद को उतना पावर देने के लिए खुद को कनेक्ट किया चंगेज़ के लीनिएज से, वहाँ पे शादी की और खुद को टाइटल दिया गुरखानिया का कि मैं सन इन लॉ हूँ। और इसलिए जो उसने एम्पायर इस्टेब्लिश किया उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया, और वही तिमुरिड गुरखानिया एम्पायर 2 था जो बाबर ने इस्टेब्लिश किया था। 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो अब मुगल्स को अगर हम मुग़ल बोल रहे हैं तब तो ये बहुत ही आयरनी है, क्योंकि मुगल्स ने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मारा है, और भारत के मुस्लिम ही मुग़लों को अपना मसीहा मान रहे हैं, तो मुगल्स तो नहीं बोलना चाहिए। आप बता रहे हैं कि वो तैमूर के लीनियज से हैं, तो तिमुरिद गुरखानिया जो है वो खुद को तैमूरिया बुलाते थे। हाँ, तो हमें मुग़लों को तैमूरिया बुलाना चाहिए रेदर देन कॉलिंग देम मुगल्स। दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि खान जो टाइटल है वो लेने के लिए चंगेज़ खान, अब मुझे समझ में आ रहा है चंगेज़ खान जी। तो अगर कोई अपने आगे खान लगाता है वो तो मंगोलियन लीनियज को फॉलो कर रहा है। ये बहुत आयरनिकल है, क्योंकि और देखिए अगर मंगोल के मुसलमान अगर ये टाइटल लेते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना फैमिली ट्रेडिशन फॉलो कन्वर्जन के बाद भी फॉलो करते गए। अब अगर साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग भारत के जो मुसलमान हैं अगर वो टाइटल या सरनेम रखना चाहते हैं, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि ये ना भारत का सरनेम है, दूसरा इसका इस्लाम से भी कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अरब वर्ल्ड से भी नहीं आ रहा है। ये रैदर इज अ सरनेम ऑफ द परसिक्यूटर, जिसने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मारा था। आपने उसका सरनेम लिया है, आप उसको यू शो प्राइड इन दैट सरनेम, इसलिए ये आयरनिकल हो जाता है, क्योंकि ना इसका इस्लाम से लेना देना ना भारत से लेना देना है। मंगोलिया के मुसलमान रख सकते हैं, सेंट्रल एशिया के मुसलमान रख सकते हैं, क्योंकि उनके लीनियज से आ रहा है, उन्होंने अपने फैमिली ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ा। एंड दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क टू इंडियन मुस्लिम्स दैट वे। तो बहुत अच्छे से हमने ओरिजिन को समझा है, एथनिसिटी को भी समझा, और उसके बाद किस तरह से इस्लामाइजेशन भी हुआ है, और तैमूर के बाद से कैसे ये चीज़ें बदली हैं। अब हम थोड़ा बाबर पे आते हैं, और मुझे ये जानना है कि समरकंद में बाबर शायद पला बढ़ा है, तो बाबर के मन में वो पहला थॉट या पहली मोटिवेशन कब आई कि मुझे भारत जाना है और वहाँ जीतना है? बाबर के पिता की मृत्यु 11 साल की उम्र, मतलब जब बाबर की उम्र 11 साल है तो अबू सईद मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, और इनका पूरा भरण पोषण बाबर का उसकी नानी और दादी ने किया। और नानी और दादी हमेशा मुझे कहानी सुनाती है, हमें हमारे एंसेस्टर्स की कहानी हमेशा सुनाती है। तो बाबर को हमेशा से तैमूर की कहानियाँ सुनाई जाती थी, और तैमूर की कहानियाँ सुनते सुनते वो बड़ा हुआ। तो जब, और ऑफ कोर्स वो ऐसा पीरियड था जब उसने शासन भी संभाल लिया था, ही वॉज अ यंग प्रिंस। अब जो मोटिवेशन है वो राज्य को आगे बढ़ाने की तरफ है,
वो खुद के एडवर्सरीज से भी फाइट कर रहा है, क्योंकि उसके चाचा भाई वगैरह नहीं चाहते हैं कि बाबर आ गया, क्योंकि सबको ये सिंहासन हड़पना चाहते हैं. सो दिस अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग जो वहाँ पे हो रहा है अंदीजान में. और इसको बचाने के लिए जो इंस्पिरेशन देती थी बाबर की दादी और नानी, वो तैमूर के बारे में कहानियाँ सुना करके होता था. तो यहाँ से उसके मन में हमेशा एक ख्वाब था, यह सपना था कि मुझे भारत जाना है और अमीर तैमूर के सपने को पूरा करना है, जो कि था भारत को दरुल इस्लाम बनाना और उस पर शासन इस्टेब्लिश करना. और तिमुरिड एम्पायर का एक्सटेंड जो है यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष तक होगा. पर तैमूर भी भारत आया था जी. और उसके जाने के बाद तो यहाँ दिल्ली सल्तनत थी जी. तो इस्लाम तो यहाँ था ना जी. तो बाबर को इनको हराने का क्या मोटिवेशन था? अगर इस्लाम ही फैलाना है तो इस्लाम तो भारत में था, बाबर के समय भी रहा होगा. जी. तो ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मुसलमानों के बीच में भी आपस में काफ़ी युद्ध होता था. अच्छा. और दो तरह की लड़ाई थी. एक लड़ाई आपकी इन फाइटिंग थी और दूसरी लड़ाई थी काफिरों के खिलाफ लड़ाई. अब यहाँ पे आपका दरुल इस्लाम होना और किसी और का दरुल इस्लाम होने में बहुत फ़र्क है. पहले उमा नहीं था? उमा कभी नहीं था, अभी भी नहीं है अगर आप उस तरह से देखेंगे तो. क्योंकि अच्छा. उमा तभी खड़ी होती है जब काफिरों के खिलाफ आप है. वो भी आज बड़े जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा लपेटे में आ जाता है, वो भी क्लियरली होकर के आ नहीं पाता है. लेकिन आप पास्ट को अगर देखेंगे तो उम्मा उस तरह से बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था कि हम मुसलमानों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे. मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, मतलब मुसलमान लड़ते थे. वो युद्ध तभी नहीं लड़ते थे अगर एक मुसलमान दूसरे काफिर से ऑलरेडी युद्ध लड़ रहा है. अच्छा, तब नहीं लड़ते थे. जी. तो ठीक है, अभी हम इस पे आ गए कि बाबर को ये था कि ठीक है कुछ इस्लाम होगा भारत में, लेकिन मुझे कुछ अलग करना है, मतलब हाँ. उसका बिगर विजन रहा होगा. और बाद में कुछ और भी चीज़ें मेटलाइज होती गई क्योंकि उसकी टेरिटरी स्टेबलाइज नहीं थी. अच्छा. और इसलिए उसको, जैसे मैंने अपनी पहली इस पुस्तक की जो पहली पार्ट है बाबर द चेसबोर्ड किंग, वहाँ पे मैंने उसको चेसबोर्ड किंग इसीलिए बुलाया है क्योंकि उसकी जो जर्नी थी बिल्कुल एक शतरंज के बादशाह की तरह ही है. जो शतरंज खेलते हैं, जो चेस खेलते हैं, उनको पता होगा एक राजा एक घर आगे एक घर पीछे, लेफ्ट राइट, यही वो कर सकता है और कुछ नहीं. सो बिल्कुल उसका भी वैसे ही था. अगर उसने अंदीजान अभी कैप्चर किया है तो समरकंद वो गंवा देगा. समरकंद की तरफ जाएगा तो अंदीजान ही विल लूज. उसके बाद वो जहाँ पे भी जाता जाएगा पीछे की टेरिटरी वो गंवाता जाएगा. सो उसके पास कभी स्टेबलाइज टेरिटरी थी नहीं, हमेशा एक टेरिटरी उसके पास होती थी. इसलिए उसको शतरंज का बादशाह एक्चुअली फरिश्ता ने बुलाया था, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर है, हिस्टोरियन है 17th सेंचुरी के. मैंने जस्ट उसको अंग्रेजी में ये टाइटल की तरह डाल दिया था. तो फरिश्ता जो हैं ये स्कॉलर, तो इन्होंने भी इसी सेंस में बोला है, इसी सेंस में बोला कि बाबर कभी स्टेबलाइज नहीं था. और चूंकि उसके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, उसको टैक्स और भी चाहिए थे, इसलिए वो ईस्ट बढ़ता जा रहा था. और उसका एक आर्च एनिमी था शाइबानी खान. तो शाइबानी और इसकी कहानी बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह है. जिन्होंने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा उनको पता है कैसे उनके बीच का रिश्ता है. ठीक उसी तरह से बाबर जहाँ जाता था वहाँ उसका पीछा करते. शाइबानी आता था, वहाँ से भाग के बाबर दूसरी जगह जाता था, फिर शाइबानी वहाँ पहुँचता था. और ये बाबर का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा शाइबानी खान के साथ. और फाइनली वो काबुल में आकर के स्टेबलाइज होता है, क्योंकि तब तक शाइबानी खान की मृत्यु हो जाती है. और इसीलिए बाबर एक्चुअली काबुल में दफनाना चाहता था. ऑफकोर्स उसको भारत से नफरत तो था, लेकिन वो काबुल में इसलिए दफन होना चाहता था क्योंकि काबुल वॉज लाइक अ ग्रेट डेस्टिनेशन जिसने उसके करियर को सबसे पहली बार अपलिफ्टमेंट दिया. पहली बार उसने बादशाह की तरह खुद को फील किया काबुल में आकर के. और इसीलिए वो वापस काबुल में आना चाहता था और ख़ुद को दफनवाना चाहता था. और ये सारे मोटिवेशन जो भारत की तरफ पुश कर रहे थे, क्योंकि वो खुद लिखता है भारत में अथाह धन है, सोने हैं. अच्छा. यहाँ के लोग बड़े डोसाइल हैं, मतलब बात मान जाते हैं आपकी बड़ी आसानी से. तो आपको चीप लेबर मिल रहा है, सोना मिल रहा है. और किसी भी एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए टैक्सेशन चाहिए, पैसे चाहिए, लोग चाहिए जो आपके लिए काम करे. इसलिए उसको लगा कि काबुल से उठ करके अब उसको भारत आना चाहिए, क्योंकि काबुल में उसको उतने टैक्स नहीं मिल रहे थे, गरीबी के दिन ज़्यादा बढ़ रहे थे. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो बाबर खुद लिखता है. जब पहली बार काबुल में वो अपने मामा के पास रहने के लिए आ रहा है, तो बहुत दिनों के बाद उसने महल के फर्श पे पैर रखा और वो बोल रहा है कि मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ
और वो अपने दिन, गरीबी के दिन याद कर रहा है बाबर। और कई बार लोग जो बोलते हैं कि ये तो टेंट में रहते थे, ये मजाक नहीं है। एक्चुअली बाबर की लाइफ पूरी तरह से टेंट में बीती थी। पहली बार उसने महल में पैर इतने दिनों के बाद अपने मामा के घर काबुल में आके रखा था। और ये सारे इंस्टेंसेस हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि इतना समृद्ध एम्पायर नहीं था ये काफ़ी। और अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए बाबर ईस्ट की तरफ भाग रहा था, और भारत उसको बहुत अप्रोप्रिएट लगा क्योंकि धन है और लोग बड़े डोसाइल हैं जो आसानी से आपकी बात मान सकते हैं, तो आप शासन यहाँ पे कर पाएंगे। मैंने दूरदर्शन पे एक सीरीज़ देखी थी, भारत एक खोज, और उसमें बाबर को बहुत नेचर लवर दिखाया गया है, कविताकार बताया गया है कि वो कविताएं करता है, पोएट है। तो अगर ये बात सच है तो आप ही तो बताइएगा कि ये सच है कि नहीं, आपकी रिसर्च में क्या है। तो इतना निर्दयी कैसे बना? एक मतलब एक जो वॉरियर माइंडसेट आ गया ना कि अब कत्लेआम मचाना है, तो एक ऐसा नेचर लवर, आर्ट में डूबा हुआ इंसान, हैवान कैसे बना? सो ये बहुत आयरनिकल है, क्योंकि बाबर सच में एक बहुत अच्छा कवि था। अच्छा। बहुत ही अच्छा कवि। और उसकी बाबरनामा में आप ये देखेंगे कि वो हर बात को एक कविता रेदर दोहे के थ्रू, कपलेट्स के थ्रू बताना चाहता है। कई बार चौपाई भी लिखता है 4 में जा कर के, तो वो लिखता है। और उसकी कविता की जो क्वालिटी है, अगर आप फारसी में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा आपको। उसकी भाषा पे पकड़ भी बहुत अच्छी है। एंड सो इतना ज़्यादा कि जब वो कत्लेआम भी करता था, जैसे आज उसने 200 सर काट करके नरमुंड की जो टावर बनाए, या जो ट्रेडिशन था उनका, जिस तरह से वो किया करते थे, उसके बाद उस पर भी वो कविता लिखता था। बाप रे। सो आप इमेजिन कीजिए इंसान का साइक। आज उसने इतनी कत्लेआम किए, उसने काउंट किया कि कितने मस्तक काटे गए थे, 200 था या 150, ये सब रिकॉर्डेड है। उसके बाद फिर ये सब दिन में करने के बाद वो बाबरनामा रात में लिखता था, आफ्टर द होल डेज, एंड उस पर उसने कविता भी लिखी है। अब यहाँ पे आप कैसे, ये तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि वो कलाकार है या कवि है, क्योंकि उसने कविता सच में की है। अब आप ये भी मना नहीं कर सकते कि वो निर्दयी नहीं था, क्योंकि वो सर को गिनता भी था कितने सर उसने काटे हैं, और उस पर भी वो कविता लिखता था। तो आप उसकी निर्दयता को तो इससे अलग कर नहीं सकते। और हाँ, नेचर का भी वो नेचर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता था। और इनफैक्ट उसकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी है, या उसकी डायरी जिसको हम बोलते हैं बाबरनामा, वहाँ पे उसने हर जगह का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया है। समरकंद कैसा है, समरकंद पे किस तरफ से लोग आ सकते हैं, किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, वो इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन देता है, जो आज के बहुत सारे कमेंटेटर्स या राइटर्स को शायद बाबर से सीख सकते हैं किस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करनी चाहिए। ये तो क्वालिटी थी बाबर में। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, बाबर जो मेरे लिए विषय है वो एक आक्रांता की तरह ही है, क्योंकि उसने ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि भोपाल वाले फिर से ना बुलाएं, क्योंकि तारीफें तो आपने अच्छे से कर दी हैं। यही रीज़न था कि आपको भोपाल में सेशन रद्द किया है। तो लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जिस किताब में ये सब का जिक्र है, बाबर द चेसबोर्ड किंग, उसको इन्होंने टारगेट नहीं किया। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान को टारगेट किया, जहाँ पे उसकी कवि होने के बारे में बात नहीं की गई है, न ही इसकी बात की गई है कि वो कितना फैमिली मैन था। क्योंकि बाबर वन में आपको ये भी नज़र आएगा कि वो फैमिली सेंट्रिक पर्सन था, अनलाइक हिज सक्सेसर्स। अच्छा। जैसे ही वॉज वेरी कमिटेड टू फैमिली, कि मुझे अपने परिवार के लिए करना। शायद उसका कारण ये भी था कि उसने 11 साल की उम्र में अपने पिता को गंवा दिया था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 11। और उसके फाउंडेशनल ईयर्स से ही कुछ लोग उसके साथ बहुत करीब थे, चाहे वो उसकी दादी और नानी थी, उसकी बहनें थी बाद में, या उसके खुद के भाई वगैरह थे। ये लोग उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो उसने वो बचपन से वो स्ट्रगल देखा था, क्या लोग उसके लिए कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं। तो इसी वजह से जब शाइबानी खान ने उसको एग्ज़िट के लिए समरकंद से एक शर्त रखता है, ही हैज़ टू गिव द खानदाजा बेगम, जो उसकी बहन है। तो ही बहुत ही फॉर द सेक ऑफ एवरीबडी, जो परिवार में ज़्यादा लोग मारे ना जाए, इसलिए ये निकाह होना पड़ता है। खानजादा बेगम का निकाह शाइबानी खान से होता है। और उसके बाद लेकिन उसके मन में हमेशा ये आग जल रही है, कैसे मैं अपनी बहन को वापस लेकर के आऊँ।
और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ही गेट्स हिज सिस्टर बैक, उसने उसको डिसोन नहीं किया, क्योंकि ये वो समाज है जो काफ़ी मिसोजिनिस्टिक है। जब यहाँ पे वो ऑलरेडी शहबानी खान से उसका निकाह हो चुका है, सो उसको वापस फैमिली में लेकर के आना, फिर से उसका निकाह भी होता है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। सो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बाबर बहुत प्रोग्रेसिव था, लेकिन मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि बाबर के मन में अपने परिवार को लेकर के काफ़ी संवेदना थी, और जो आपको आगे नज़र नहीं आएगा, चाहे वो बाद के मुगल्स में हुमायूं हो या फिर अकबर हो या जहांगीर हो, शाहजहां, ये आपको नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। औरंगजेब तक आते आते तो पूरा बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। और शाहजहां भी बहुत निर्दयी था। शाहजहां की निर्दयता बहुत अलग ही लेवल पे थी। और शाहजहां की निर्दयता को आप सिराजुद्दौला से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला भी बहुत ही निर्दयी था। ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो अत्यंत क्रूर माने जा सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू बाबर, अब बाबर का इस तरह का लाइफ है जो मैंने बाबर 1 में दर्शाया है, क्योंकि मैं बायोग्राफी लिख रहा हूँ, और जब हम बायोग्राफी लिखते हैं तो हम किसी के जीवन के कोई पन्ने को हटा नहीं सकते, क्योंकि आज से 500, 600, 400, 500 या 400 साल के बाद वो खुद को आके डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं ऑनेस्टली स्कॉलरशिप का वर्क कर रहा हूँ, स्कॉलरली वर्क कर रहा हूँ, तो उनके जीवन के हर पन्ने को मैं ला के रखूँ, ताकि लोग फिर उनके बारे में ओपिनियन बना सके। लेकिन इतना कुछ लिखने के बावजूद भी जब मैं बाबर 2 यानी कि बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान लिख रहा था, कहीं पे भी मैंने ये वो जो उसके पोएटिक एंगल है उसको बिल्कुल भी लेकर के नहीं आया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि भारत में आकर के उसने ये प्रण लिया था कि जिस तरह से मैंने अपने शराब की बोतलों को तोड़ा है, उस तरह से मैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ूंगा। उसने चंदेरी के युद्ध के बाद दरुल हर हरब को हटाने की बात की। जब दरुल हर हरब हटाते हैं तो दरुल इस्लाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, क्योंकि दरुल हर्ब जो है दैट इज़ रूल ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और दरुल इस्लाम इज़ द रूल ऑफ द मुस्लिम्स, और वो इस्टेब्लिश करता है। तो ये सारे जो पन्ने हैं बाबरनामा से, और दुगलत के रिसोर्स को भी मैंने यूज़, जो भी कंटेम्प्रेरी थे बाबर के, उन्होंने भी बाबर के लाइफ के बारे में लिखा है। तो वो सब इन चीज़ों को झुटला नहीं रहे, और वो बहुत डीपली बाबर 2 में या बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान में निकल करके आ रहा है कि बाबर का जिहाद जो कि तैमूर से इंस्पायर होकर के आया था, वो बड़े खुल करके आ रहा है एक बार जब वो हिंदुस्तान या भारत में आ जाता है। तो आपको आपकी स्टडी में क्या लगता है कि अगर बाबर को कविताएं पसंद ना होती तो शायद बाबरनामा भी ना होती? शायद, क्योंकि बाबर एक, जैसे मैंने बताया, उससे बहुत सारे राइटर्स सीख सकते हैं कैसे आपको कुछ लिखना है, कैसे कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। और शायद उसने इतने डेडिकेशन से इवेंट्स को एक्सप्लेन किया। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है, कभी उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरी जो डायरी है, पर्सनल डायरी, वो इस तरह से पब्लिश हो जाएगी या फिर लोगों के सामने आएगा। इस वजह से उसने किसी भी बात को छिपाने की कोशिश नहीं की, चाहे उसके गे होने का प्रसंग हो या फिर ही इज़ वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट एवरीथिंग। उसने किसी भी बात को छिपाया नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनल डायरी थी ये। अब पर्सनल डायरी आप कभी इमेजिन नहीं करते हैं कि वो कभी पब्लिश होकर के किताब की तरह पढ़ी जाएगी, और इसीलिए वो लिखता गया। उसने सारे सत्य खोल करके रख दिया हमारे सामने। और जहाँ तक बात आती है हिंदुओं के खिलाफ जो उसने किया, चाहे वो बैटल ऑफ खानवा के बाद नरमुंड का टावर बनाना था या फिर चंदेरी का जौहर वगैरह, ये सारे की जो इंस्टेंस हैं, ये सब तो वो डिटेल में लिखता है, क्योंकि ये इट वाज अ मोरल कंपास। जो इस्लामिस्ट थे उनके लिए ये बहुत अच्छी बात थी। जैसे हम 500 साल, 600, 700 साल पहले के राजाओं को सेकुलरिज्म के पैमाने पे नाप नहीं सकते, क्योंकि सेकुलरिज्म उस समय का मोरल ऑर्डर नहीं था, मोरल कंपास था ही नहीं वो। और उस समय आप अगर हिंदू राजा की भी बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो तो अपने धर्म के लिए ही लड़ रहे थे ना। ठीक उसी तरह से जो इस्लामिस्ट थे, जो इस्लामी आक्रांता थे, उनके लिए इस्लाम सबसे महत्वपूर्ण था। और जैसा कि इस्लामिक डॉक्ट्रिन के थ्रू निकल करके आता है कि आपको इस्लामीकरण करना है, आपको जिहाद बाय द सोर्ड करना ही है, आपको काफिरों का नरसंहार करना है अगर वो कन्वर्ट नहीं होते, तो वो फॉलो कर रहे थे, विच वॉज वेरी पॉजिटिव थिंग। तो उसको छुपाने की भी कोई बात नहीं, बाबर उसको कभी छुपाता नहीं। लेकिन ये जो गे होने का प्रसंग है, जो बाबरी के साथ उसका इंस्टेंस है, बाबरी इज लाइक बॉयफ्रेंड ऑफ बाबर, ये भी पॉइंट मुझे जानना है, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये जो मैं बाबरी की बात कर रहा हूँ, बाबरी एक्चुअली
एक लड़का था जिसको बाबर ने काबुल के कैंप बाजार में पाया था। लड़का था? हाँ, ही वॉज अ बॉय। बाबरी जो नाम है, जो बाबरनामा में निकल करके आता है, वो सिर्फ एक ही शख्स का है, जो कि एक लड़का है, युवा है, उसकी उम्र 13 से 14 साल है। उसमें बाबर की उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 19 साल वगैरह के आसपास बाबर भी है। अच्छा। और इस समय ही उसकी पहली निकाह होती है आयशा से, और आयशा से जब बाबर की निकाह होती है तो वो एक्सप्रेस करता है कि मुझे आयशा के पास जाने में बहुत झिझक होती है, मैं उसके कमरे में जा नहीं सकता हूँ। ये भी वो डायरी में लिखा है। हाँ, लेकिन मुझे बाबरी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और ये कंटेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो कोई शायद इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा कि बाबर गे था, क्योंकि वो अपनी पहली निकाह के पास के कंटेक्स्ट में बता रहा है, और ये बता रहा है कि मुझे आयशा के कमरे में जाने में झिझक होती है। लेकिन वो ये उसी समय बता रहा है कि मुझे बाबरी के साथ, जो कि जिसको मैंने काबुल के कैंप बाज़ार में सबसे पहली बार पाया था, जिसको अपने पास में कई बार बुलाता हूँ। कैंप बाज़ार क्या है? काबुल का कैंप बाज़ार मतलब जो जहाँ पे जो सैनिकों के बाज़ार होते हैं। अच्छा। जो उनके लिए जो सप्लाई वगैरह के जो सामान वगैरह बिकते हैं। तो वो क्या स्लेव लड़का था? स्लेव नहीं था। अच्छा, स्लेव नहीं था, वो वहाँ का कोई लोकल था। ही वाज लोकल। उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस एक लोकल था जिसको बाबर ने कैंप बाजार में पाया, और ही गॉट अट्रैक्टेड। उसका आकर्षण बाबरी की तरफ काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद उसको वो अपने पास मिलने के लिए बुलाने लगा कई बार, और ये सब बाबर बहुत क्लियरली, और उसके लिए उसने पोएम्स भी लिखे हैं बाबरी के लिए। ये एक्सप्रेस करते हैं। बाबरी भी गई था? हाँ, ऑफ कोर्स। ये तो अच्छा तुक्का लग गया कि पसंद आ गया, वो भी गए। ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन भी है क्या? लेकिन कि बस इसको इतना ही हम है? एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बाबरी एक्चुअली बाय डिफॉल्ट गे था कि नहीं, क्योंकि बाबर बस ये बता रहा है कि मुझे इसके साथ कभी बाबरी के अकाउंट से कुछ निकल करके नहीं आया। तो बाबरी के मन में क्या था क्या नहीं था। बाबर उस समय तक राजा मतलब बादशाह था। हाँ, बादशाह। तब तो फिर तो हमको नहीं पता है कि बाबरी के मन में क्या था, लेकिन बाबर के मन में क्या है वो हमको बहुत क्लियरली पता है। अब ये सारी बात को भी वो बहुत क्लियरली अपने डायरी में लिख रहा है, जहाँ वो बोलता है कि मैं उसके प्यार में पागल हो चुका हूँ। ये सारी बातें वो बाबर बहुत ही क्लियरली बाबरनामा में बता रहा है। अब बाबर ने उसके बाद कभी शादी नहीं की है? नहीं, शादियाँ हुई। तो अब उसके बाद वो कहानी ऐसे बढ़ती है। बाबर फिर हमको ये बताता है कि मेरी जो माँ है, दादी है, वो मुझे फोर्स करती है कि मैं आयशा के साथ रहना शुरू करूं, क्योंकि वंश आगे बढ़ना है, नहीं तो जो डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इट वाज द परसुएशन ऑफ द पावरफुल वुमन लाइक दादी एंड द मदर ऑफ बाबर, जिसके वजह से वो फाइनली गृहस्थ लाइफ में आगे बढ़ता है। एंड परहैप्स कई हम ये बोल सकते हैं कि हालांकि इस्लामिक सोसाइटी में कई बार फीमेल को एज अ वीकलिंग देखा जाता है, लेकिन ये जो पूरी डायनेस्टी थी, यहाँ पे फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। बचपन में ही पिता चले गए। हाँ, तो माता और दादी का ज़्यादा रोल रह गया। लेकिन ये जो सोसाइटी है जो मिसोजिनिस्टिक होती है, वहाँ पे आप फिर भी देखेंगे कि ये तो चाचा आगे आकर के कुछ करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जो फीमेल्स प्ले कर रही थी पूरे टिमुरिड कोर्ट में, आगे भी प्ले करती हैं। जैसे देयर वर लॉट ऑफ किंग मेकर्स, गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा। अच्छा। हुमायूं की पूरी बायोग्राफी हुमायूं की बहन, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा है, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थी अकबर के कोरोनेशन के लिए। सो शी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ किंग मेकर। सो ऐसे बहुत सारे अनसंग रानियां हैं या फिर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो बहुत पावरफुल थी। अब आप ये इमेजिन कीजिए, ये लोग बुर्का पहनती थी? ये मुझे नहीं पता, ये कहीं डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है, शायद नहीं पहनती थी। अच्छा। और जहाँ तक इसकी बात आती है कि बाबर एक गे था, उसके गे के ओरिएंटेशन को चेंज करके दे मेड हिम इनटू अ कंप्लीट। सो हाउ मच रोल एंड पावर फीमेल प्लेड इन दिस फैमिली, आपको इससे ये पता चलता है। ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला है। ऊपर से मुझे भी ऐसा कुछ पता था, और मूवीज़ में अक्सर कोई ना कोई रहता ही, हम ऐसी मूवी देखते हैं तो कोई ना कोई इनके बादशाह के साथ एक वो रहता ही है। तो क्या इस पर कभी आपने रिसर्च किया कि उस एरिया में ये जो क्या कुछ बच्चाबाजी या कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ये जो इनके छोटे अफगानिस्तान का ये बहुत ही वो उस रीजन से नहीं आता, सेंट्रल एशिया से, ये मोर ऑफ अफगानिस्तान है।
बच्चाबाजी का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो ये कैसे वहाँ पे ऐसे लोग होते ही हैं वहाँ? हाँ, इट एग्जिस्ट इवन नाउ। बच्चाबाजी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू एग्जिस्ट देयर। ये सेंट्रल एशिया की चीज़ नहीं तो है। ये फिजिकल रिलेशनशिप यस, दिस इज़ व्हाट वी नो, दिस इज़ व्हाट वी नो सो फार। अब वहाँ पे लेकिन बाबर का जिस रीज़न से आ रहा है, वहाँ पे गे होना अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था, क्योंकि उसके बाद कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है समरकंद में, क्योंकि एक कोर्ट ऑफिशियल जो है बाबर के में, उसको पाया गया है कि ही इज़ अ गे। उसके खिलाफ पूरी जनता आके खड़ी हो गई, एक रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट को बाद में दबाया जाता है। सो इससे ये पता चल रहा है इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, और लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। बट बाबर का इस टैबू चीज़ के बारे में अपनी डायरी में लिखना भी काइंड ऑफ रिस्की है, लेकिन उसने एक्सप्रेस किया। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि बाबर कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन था। वो स्ट्रॉन्ग, और ये तो बाबर को क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए भारत में भी आने की। 5 अटेम्प्ट किए थे, 5वें अटेम्प्ट में, क्योंकि इस क्लाइमेटिकल रीजन से फेलियर्स होते थे, बिकॉज जिस तरफ से वो आ रहा था भारत में आसान नहीं था आना। सो फाइनली ही मेक्स इट टू भारत। और भारत जब वो आता है उस वक्त उसकी उम्र 40 क्रॉस कर चुकी है, और वो कोशिश कब से कर रहा है, 1503 से कोशिश चल रही थी, 1504 वगैरह से, और फाइनली 1526 में पानीपत की लड़ाई में उसने लोधी को हराया। सो इसमें बोलते हैं कि मतलब बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि राणा सांगा बुलाए थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और इसको भी मैंने डिस्प्रूव किया है अपनी किताब में। तो आई कैन इलैबोरेट इट इफ़ यू वांट, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा 1-2 मिनट में अगर ऊपर आप बता दीजिए कि क्या है इसमें। तो राणा संग्राम सिंह के पास सबसे पहले बाबर आया था। बाबर ने अपने लोगों को भेजे थे राणा संग्राम सिंह के पास। अच्छा, बाबर ने भेजे थे मदद मांगने के लिए लोधी के खिलाफ। और ये हमको पता चलता है मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास से, और जहाँ पे ये क्लियरली रिकॉर्डेड है कि पहले बाबर ने अपने लोगों को भेजा राणा संग्राम सिंह के पास। राणा संग्राम सिंह ने सोचा ठीक है, एक लुटेरा के वंश से आ रहा है, तैमूर का उसने रेफरेंस लिया था, तैमूर वॉज लाइक अ लुटेरा, ही वेंट, ये भी चला जाएगा। उसने अग्री और बाबर ने ये बोला था कि अगर आप अग्री कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ फिर से कुछ लोगों को भेज दीजिए मैसेज के साथ कि आप अग्री कर रहे हैं हमारे साथ। तो ठीक उसी लिए राणा संग्राम सिंह ने अपने लोगों को भी भेजा, और वो आके काबुल में बोलते हैं कि हम मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये बात होती है। बाबर ने बाबरनामा में सिर्फ राणा संग्राम सिंह ने जो भेजा है उस बात का वर्णन किया है। सो इसलिए आपको अभी भी बाबरनामा में सिर्फ ये एपिसोड नजर आएगा, पहला एपिसोड नजर नहीं आएगा कि बाबर ने पहले लोग भेजा है राणा संग्राम सिंह के पास। राणा संग्राम सिंह ने सिर्फ एज अ कर्टसी रेसिप्रोकेट किया अपने लोगों को भेज करके, क्योंकि राणा संग्राम सिंह ऑलरेडी लोधी को इतनी बार परास्त कर चुके थे, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लूजर प्रिंस की, जो कि बाबर है, जो अपने टेरिटरी से हार के आ रहा है टू गेट अ हेल्प ऑफ इट। और हाँ, ये उन्होंने कमिट किया था, लेकिन बाद में वो मुकर इसलिए गए, जिसके लिए उनको ट्रेटर भी कई बार लोग बोलते हैं कि उन्होंने दगा किया बाबर के साथ। ही डिड नॉट, वो मुकर इसलिए गए क्योंकि जब उन्होंने कोर्ट में काउंसिल लिया तो लोगों ने बोला कि बाबर का मदद करना सांप को दूध पिलाने के समान है, या आस्तीन का सांप बन जाएगा, तो इसलिए आप ऐसा ना कीजिए। और इसलिए ही फाइनली डिसाइडेड कि छोड़ो, हम जाएंगे ही नहीं। उन्होंने ये कॉल लिया। अब इसके लिए इनको ट्रेटर बुलाना, और कहीं ऐसा भी हो सकता है शायद उनकी स्ट्रैटेजी थी बाबर को फूल करना, और अगर बुलाया भी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे पहले लेकिन लोधी के घर से ही चिट्ठी लिखी गई थी, बाबर को बुलाने की कोशिश की गई थी 1517 में, जो एक्चुअल कॉल था टू डिफीट लोधी। यहाँ पे राणा संग्राम सिंह ने सिर्फ रेसिप्रोकेट किया था, क्योंकि बाबर पहले इनसे मदद के लिए आया था। तो आभास जी, जो आप बाबरी लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसके ही प्रेम के कारण उन्होंने बाबरी मस्जिद नाम रखा है क्या? नहीं, क्योंकि बाबरी, सो इस पे मैंने बहुत काम किया, और इनफैक्ट आई वाज इन लॉट ऑफ डायलेमा मस्जिद के मैटर को लेकर के, क्योंकि मेरे रिसर्च से ये पता चलता है कि बाबर ने नहीं गिराया था मंदिर। अच्छा, मंदिर गिराया था औरंगजेब ने, और चूंकि हिंदू साइड गलत वार लड़ रही थी ड्यूरिंग द कोर्ट केस, और इसीलिए कोर्ट में कभी ये प्रूव नहीं हो पाया किसने गिराया। इसलिए कोर्ट का भी जब वर्डिक्ट आया था वो ये बोला गया मंदिर तो एग्जिस्ट करता ही है नीचे में, लेकिन कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वे फाइटिंग अ रॉन्ग बैटल। और इसको मैं बहुत इन डिटेल में इस्टेब्लिश किया हूँ अपनी किताब में।
और बिफोर दैट एक पॉइंटर तो लोगों को दे ही सकता हूँ कि ऑलरेडी जब बाबर को पता है कि बाबरी गे है, उनके कोर्ट में भी कुछ लोगों को पता होगा ही, वो एक ऐसी मस्जिद बनाएगा ही नहीं जिसका नाम बाबरी रखा जाएगा टू स्टार्ट विथ। हो सकता है अपने नाम पर नहीं, क्योंकि अब बाबर इसमें मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, वो लड़का भी बाबरी नाम का मिला कि बाबर ने उसको प्यार से बाबरी नाम वो दिया? हमें नहीं पता है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि बाबरी नाम से एड्रेस किया गया बाबरनामा में। अच्छा, ठीक है। और शायद हम कभी पता कर भी नहीं पाएंगे। तो ये क्या क्या प्रमाण है कि बाबर ने नहीं गिराया है? हाँ, मैं बताता हूँ। तो हमारे पास ऐसे ट्रैवलर्स का रिकॉर्ड है जो कि 1610 वगैरह के आसपास, मतलब अर्ली 17th सेंचुरी, जो ये बात करते हैं कि वहाँ पे रामकोट मतलब राम की किला एग्जिस्ट करती है, मतलब मंदिर है वहाँ पे। और ये सब कुछ 1600 में हो रहा है जब अकबर का शासन है, अकबर के शासन के बाद। बाबर ऑलरेडी 1530 में मर चुका है। अब इंटरेस्टिंगली अकबरनामा में अबुल फजल वहाँ के रामनवमी की बात करता है। अब रामनवमी तो मस्जिद में नहीं मनाई जाएगी और बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, ऐसा नहीं कि लोग डर डर के मना रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है नोट करने के लिए, जो असर्टेड डेट है कि राम मंदिर का डिस्ट्रक्शन जो बाबर ने किया था वो 1528 है। 1528 में बोलते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन हुआ था। और बोलते हैं ऐसा है, सो कॉल्ड राइट विंग स्कॉलरशिप में ऐसा बोला जाता है क्योंकि बाबर उस वक्त बाबरनामा लिख नहीं रहा था, इसलिए वो बात मिस हो गई। लेकिन 1529 में वो बाबरनामा लिख रहा था और 1529 में वो 2 मस्जिद का जिक्र करता है जो उसने बनाया था, जो कि धौलपुर और आगरा में है, जो कि 1527 में बनाई गई है। तो 1527 की बनाई हुई मस्जिद की बात 1529 में जब वो कर रहा है बाबरनामा में, तो 1528 की मस्जिद की बात क्यों नहीं करेगा? उसके बाद जिसका अभी मैंने जिक्र किया तो गुलबदन बेगम का, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा, वो भी बाबर के 2 मस्जिद की बात करती है, आगरा और धौलपुर। बाबरी की नहीं करती है। जहांगीर नामा में 2 मस्जिदों की बात करता है बाबर की मस्जिद के बारे में, वो है धौलपुर और आगरा। इतने दिनों तक लोग नहीं छुपाएंगे अगर अकबरनामा में भी आपको बाबर के मस्जिद के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है। और छुपाएंगे क्यों? वो तो सीना तान के बताएंगे ना कि हमने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़ के। एग्जैक्टली। और ये सब कुछ कंफ्यूजन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो एनएस बेब्रिज सुज़ैनी ने जब ट्रांसलेट किया था बाबरनामा, तो उन्होंने एक मिस ट्रांसलेशन किया था। और मिस ट्रांसलेशन ये था कि बाबर से मिलने के लिए मीर बाकी ताशकंदी अवध से अपने सैनिक के साथ आया है। सत्य ये है, अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देखें, क्योंकि मैंने फारसी सीख कर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेस किया। आपको फारसी भी आती है? और ये मेरा उद्देश्य नहीं था फारसी सीखने का, ताकि मैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देख सकूं। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मीर बाकी ताशकंदी बोल के कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कैरेक्टर है बाकी सागवाल। और बाकी सागवाल आ रहा है यहाँ पे बाबर से मिलने के लिए लखनऊ से, क्योंकि और अवध का जिक्र उस तरह से नहीं आता है। और वो इस वक्त जब ये मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो लोग बोलते हैं, उस वक्त तो बीबन और बायजाद जो कि लोदी की तरफ से लोग हैं, उसके खिलाफ कैंपेन में लगा हुआ है बाकी सागवाल, जिसको मीर बाकी ताशकंदी बना दिया गया। वो अगर अभी कैंपेन में लगा हुआ है, उसके पास इतना समय नहीं है जाकर के मंदिर ध्वस्त करे। ये तो वो कैंपेन करेगा उसी समय पे, या तो मंदिर गिराएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैंने आपको ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड के बारे में बताया। ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड है जो जैसे विलियम फ्लिंच एक ट्रैवलर थे, उन्होंने 1610 वगैरह के आसपास बताया मंदिर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारी सबसे पहले मस्जिद का एग्जिस्टेंस 1657 और 60 के आसपास मिलता है, जब पहली बार रिकॉर्ड किया गया मस्जिद आ गया। वो दौर किसका है? औरंगजेब का। जब सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन मुस्लिम साइड ने प्रेजेंट किया था 1860 वगैरह के आसपास, वो पहला इंस्क्रिप्शन था वहाँ का सिर्फ अल्लाह। उसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन आया जो कि फोर्स इंस्क्रिप्शन था, जिसको फ्रांसिस बुकानन ने प्रेजेंट किया था। फ्रांसिस बुकानन एक ब्रिटिश स्कॉलर थे जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी भारत का सर्वे करना, साउथ और नॉर्थ का। तो वो अवध में भी जब आते हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने सर्वे किया। उनके हिसाब से लोकल लोगों की मेमोरी में ये है कि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया है मंदिर, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है, इसलिए उनके हिसाब से बाबर ने किया। अच्छा। फ्रांसिस बुकानन का ये फ्रांसिस बुकानन के पहले एक और स्कॉलर थे जिन्होंने 1707 में ट्रैवल किया था, टिफन थेलर। टिफन थेलर ने बताया कि लोगों के एक्सपीरियंस से जो मंदिर गिराई गई थी उसका डिस्ट्रक्शन औरंगजेब ने किया, बाबर के बारे में उसने बात नहीं किया।
फ्रांसिस बुकानन को बाबर के बारे में पता चला एक मौलवी से। मौलवी ने उनको एक इंस्क्रिप्शन दिया जो उन्होंने बोला कि मस्जिद में इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, जो कि उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया उसको। हमें नहीं पता वो एक्चुअल फारसी ट्रांसलेशन क्या था। उस ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलती थी, इंक्लूडिंग दैट बाबर का नाम गलत था। कोई एम्परर अपना नाम गलत नहीं लिखवाता इंस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मिस ट्रांसलेशन ये भी था कि 2 डेट बताए गए उस इंस्क्रिप्शन में डिस्ट्रक्शन के, 1523 और 1528। आधा आधा करके गिराया एक इंस्क्रिप्शन में पूरा। और उसी इंस्क्रिप्शन का एक पार्ट जो हमेशा एनएस बेवरेज सुजान ने एक अपने अपेंडिक्स में मेंशन किया है, अपेंडिक्स M है वो बाबरनामा में, जहाँ पे फैज़ाबाद के मजिस्ट्रेट ने वो इंस्क्रिप्शन इनको दिया था और उसको कई लोग एविडेंस की तरह मानते हैं। तो इन सारे एविडेंस को कोलैट करके मैं ये इस्टेब्लिश कर पाया था कि बाबर ने तो डिस्ट्रॉय नहीं करवाया था, और ये सब मुस्लिम साइड की एक कॉन्स्पिरेसी थी टू डेट द बाबरी मस्जिद और मस्जिद जन्म स्थान रैदर टू एज फार एज पॉसिबल। और इसलिए इंस्क्रिप्शन प्रोड्यूस किए जा रहे थे। और ऐसे बहुत सारे 3 सेट ऑफ फेक इंस्क्रिप्शन है जो मैंने प्रोड्यूस किया अपनी किताब में। अच्छा। और उसके बाद वी हैव द प्रूफ, जहाँ पे औरंगजेब ये फरमान जारी करता है कि अयोध्या में भी जाकर के मंदिरों को गिराना है। कौन से मंदिर है वो नहीं पता है, लेकिन उसने त्रेता का ठाकुर मंदिर गिराया। उसने एक और विष्णु को डेडिकेटेड एक और टेम्पल है वो गिराया। अगर वो उसने ये 2 मंदिर गिराई है तो राम मंदिर भी गिराया ही होगा ना, क्योंकि अगर अयोध्या के और मंदिर एग्जिस्ट कर रहे हैं 1650 तक, अचानक से 1650 के बाद मस्जिद वहाँ पे आ जाता है। और मैंने आर्किटेक्चर को भी कंपेयर किया है। बाबर जो मस्जिद बनाता था उसका आर्किटेक्चर कैसा होता था, और औरंगजेब की जो मस्जिद है, जैसे फॉर एग्जांपल काशी की जो ज्ञानवापी, उसका आर्किटेक्चर और बाबरी के आर्किटेक्चर में बहुत सिमिलैरिटी पाएंगे। जो उसने मथुरा में भी जो किया, गुंबद ही तो रखना है, गुंबद, और जो जिस तरह से 3 गुंबद होते थे, हाँ। उसके आर्किटेक्चर में एक बड़ी खासियत थी औरंगजेब के मस्जिदों में। सो इसको भी मैंने अपने किताब में इलैबोरेट किया है। सो लार्जर पिक्चर ये था कि मुझे लोगों को ये बताना था कि हमें ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे ऊपर क्राइम किसने किया। ये जानना ज़रूरी है क्राइम हुआ, लेकिन आपको आपका क्राइम डूअर नहीं पता है तो वो भी इनजस्टिस है। और चूँकि हमने इस लड़ाई को सही डायरेक्शन में नहीं लड़ा, हम ये तो प्रूफ कर पाए कि मंदिर गिराया गया, लेकिन हम ये नहीं प्रूफ कर पाए कि किसने वो मंदिर गिराई। लगभग हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ हैं। बस जाते जाते एक और मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, जो आप भोपाल वसीयतनामा की बात कर रहे थे कि लेफ्ट उसको यूज़ करके ये प्रूफ करता है कि ये जो मुगल्स थे ये सेकुलर थे या प्रो हिंदू थे। प्रो हिंदू नहीं कहेंगे, कम से कम हिंदुओं के खिलाफ या विरुद्ध इनकी कार्रवाई नहीं थी। तो इस वसीयतनामा में क्या है? सो ये वसीयतनामा, जिसको हम भोपाल वसीयतनामा इसलिए बुलाते हैं क्योंकि भोपाल के नवाब से वो डॉक्यूमेंट निकल करके आई थी, और ये 19वीं सेंचुरी का डॉक्यूमेंट है। और इसके 19वीं सेंचुरी का मतलब है कि हम 16वीं सदी से 19वीं सेंचुरी में आ गए हैं। 3 सदी के बाद वो डॉक्यूमेंट अनर्थ हुआ था। और वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से बाबर ने हुमायूं को, जो कि ऑलरेडी सोवरेन बन चुका है उस वसीयतनामा के हिसाब से, उसको बोला कि तुमको गौहत्या नहीं करनी है, उस पर रोक लगाना है, मंदिरों को नहीं गिराना है, हिंदुओं को अपने भाई बंधु की तरह रखना है, और इस तरह की बहुत सारे पॉइंटर्स दिए बाबर ने हुमायूं को। हाँ। सो ये वो डॉक्यूमेंट है जो राम पुनियानी जैसे जो सो कॉल्ड तथाकथित हिस्टोरियन है, क्योंकि वो भी हिस्टोरियन है नहीं, हालांकि उनको लेफ्ट हिस्टोरियन ही बुलाता है, उनके हिसाब से बाबर सेक्युलर था, टॉलरेंट था हिंदूज के लिए इन सारे कारणों को लेकर के। लेकिन जब मैंने इन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना शुरू किया, पहले मैंने पकड़ा कि उसकी फ़ारसी गलत है, क्योंकि फ़ारसी जो उस समय लिखी जाती थी वो काफ़ी अलग हुआ करती थी देन जो 19वीं सेंचुरी में फ़ारसी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि बाबर का सील गलत पड़ा हुआ है। कोई भी राजा अपने वसीयतनामा पे सील गलत नहीं लगाएंगे, क्योंकि सील की फॉर्जरी होती नहीं है। आपके भी अगर ऑफिस है, आप भी जो सील लगाएंगे, वो मुहर जो लगेगी वो आपके ऑफिस की लगेगी, कुछ तो गलत हो नहीं सकती, वो सील भी गलत है। तीसरा मैंने ये पकड़ा कि हुमायूं तो सोवरेन था ही नहीं उस वक्त, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो जाती है वाइल सेविंग द लाइफ ऑफ हुमायूं। जब वो प्रे करता है अल्लाह से, बोलता है कि मेरे प्राण ले लो, बट हुमायूं को, और कोइंसिडेंटली हुमायूं बच जाता है एंड ही पासेस अवे। और उसके बहुत दिनों के बाद हुमायूं सोवरेन बनता है या राजा बनता है। तो ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती उसमें ये थी कि उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश किया पूरी तरह से, जो भी वसीयतनामा है उसमें इस पे फोकस था कि आपको प्रो हिंदू होना है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकल के आ रहा है
जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद अब तक बहुत आवाज़ उठ चुकी है इस्लामिक रूल के दौरान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के, तो शायद उसको वाइट वॉश करने के लिए कुछ, ये बिल्कुल उस डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज से आपको नज़र आएगा। तो इन सब को भी मैंने अपने बुक में बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया। इनफैक्ट एक चैप्टर ही है भोपाल वसीयतनामा के ऊपर, जहाँ पे फर्स्ट बुक में कि इसी बुक में अपेंडिक्स में वो अपीयर होता है, जहाँ मैंने भोपाल वसीयतनामा, चैप्टर का इनफैक्ट नाम है वाज बाबर टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज। सो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आंसर भोपाल वसीयतनामा से ही आना चाहिए था, क्योंकि वो एज अ डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है उसको टॉलरेंट हिंदू को दिखाने के लिए, और वो फोर्जरी है, बहुत बड़ी फोर्जरी है। बार बार मैं टीवी डिबेट्स देखता हूँ तो वहाँ पर एक बात ज़रूर रखी जाती है, बहुत ढेर सारे हिस्टोरियंस रखते हैं, अगर वो डिफ्रेंशिएट करते हैं ब्रिटिशर्स और मुगल्स को, तो स्पेशली ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ज़्यादा हार्म किया क्योंकि वो लूट के ले गए, और मुगल्स के समय तो जीडीपी भी बहुत अच्छी थी, और मुगल्स तो वापस नहीं गए, इसी मिट्टी में, सब यही बोला जाता है कि इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में उन्होंने काम किया और इसी मिट्टी में दफन हो गए, तो वो तो पूरे भारतीय ही हैं। तो फिर मुगलों को अलग नज़रिए से क्यों देखना, उनको भारतीय क्यों नहीं हम मानते हैं? तो ये पहले बहुत ही गलत बात है कि उन्होंने भारत को भारत मान लिया था, मतलब अपना देश मान लिया था। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक कॉन्स्टेंटली एक क्वेस्ट थी समरकंद वापस जाने के लिए। अच्छा। और इनके हिसाब से इनका होमलैंड हमेशा समरकंद ही था, और ये रिकॉर्ड से बहुत क्लियर होकर के आता है। हुमायूं ने भी कैंपेन करने की कोशिश की, अकबर ने कोशिश की, स्टार्ट किया था कि कैसे वापस पा सकें। उसके साथ साथ शाहजहां का एक बहुत ही इलैबोरेट बल्क कैंपेन है जो वापस अपने टेरिटरी को पाने के लिए, और वहाँ से जो भी लोग आते थे उनको हम वतन की तरह ये ट्रीट करते थे कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं। इस तरह का वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता था, दे आर आवर सब्जेक्ट्स। और मुग़ल काल में या टिमुरिड काल में रहकर ऑलमोस्ट हर साल मक्का 6 लाख के आसपास रुपए जाया करते थे, यहाँ से पैसे लेकर के जाते थे। और जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, तो जीडीपी शेयर भारत का उस काल में 1/4 था पूरे विश्व का, लेकिन उससे पहले सेम टेक्स्ट जिसको आप यूज़ करके ये प्रूव कर रहे हैं कि 1/4 था, वही टेक्स्ट आपको ये बताता है जो कि द वर्क ऑफ एंगस मैडिसन है। उसके 1000 CE में 28% था, 1 CE में 32% था, मतलब डिक्लाइन था। लेकिन मुगल काल में एक कांस्टेंट हो गया 1/4। एक इंटरेस्टिंग फिगर है जो हमको देखना चाहिए, वो जीडीपी पर कैपिटा। सो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ जो था वो नेगेटिव एक ही काल में था, वो था 1500 से लेकर के 1820 के बीच में, जो कि मुगल काल है। तो अगर जीडीपी शेयर आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन लोगों की जो कमाई है वो कम होते जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो गैप है वो पैसा आप अपने सल्तनत में डाल रहे हो, तो लोग और गरीब होते जा रहे थे। जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जैसे फ्रैंको बर्नियर, वो बोलते हैं कि मुगल कोर्ट में सोना चांदी तो बहता है लेकिन लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जो ये प्रूव करते हैं कि ना ये भारत को अपना देश मानते थे और ये हमेशा समरकंद वापस जाना चाहते थे, जो मैंने इस्टेब्लिश किया अपने किताब के इंट्रोडक्शन में। और साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी कोई अच्छी नहीं थी, जिसके बारे में इनफैक्ट मैंने बाबर द चेसबोर्ड किंग में जो पहली किताब है इस सीरीज़ की, उसमें एक अपेंडिक्स में मैंने इकोनॉमी ऑफ भारत क्या था उस काल में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि ऑलमोस्ट शैम्बल में था। और इनफैक्ट ब्रिटिश काल में भी हमारा जीडीपी पर कैपिटा शेयर, जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव नहीं था। ये नेगेटिव सिर्फ इनके काल में हुआ था, मतलब लोग बहुत गरीब होते जा रहे थे। इनफैक्ट आपके ही एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि शाहजहां को ताजमहल बनवाने का इतना शौक था, इतने पैसे डाल दिए कि फेमाइन हुआ, लोग मर गए। फेमिन एक्चुअली उसने पहले क्रिएट कर दिया था, एक फेमिन उसने क्रिएट करवाया था जहाँ पे उसने क्रॉप डिस्ट्रॉय करवाए, क्योंकि वो अपने रिबेल्स के अगेंस्ट कैंपेन करना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ से टैक्स नहीं ले पा रहा था। डेक्कन के एरिया, मालवा, सूरत वगैरह, ये सब बहुत फर्टाइल बेल्ट थे। जब उसके पास टैक्स नहीं आ रहा था तो उसने सोचा अगर ये टेरिटरी मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं दूसरों को भी इसके जूस नहीं लेने दूंगा, इसलिए उसने वहाँ पे क्रॉप डिस्ट्रॉय करवा दिया। उसके पास ऐसा अकाल आया कि तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए, जो कि बंगाल फेमिन से ऑलमोस्ट दुगुना है। बंगाल फेमिन में 3.5 मिलियन लोग मारे गए थे, या 7.5 मिलियन लोग मारे गए, जबकि आबादी भी उस वक्त बहुत कम थी। और उस वक्त इसने ताज को कमीशन किया था। मैं कमीशन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो राजा मानसिंह का पैलेस था। और
उसके ऊपर उसने सिर्फ मार्बल क्लैडिंग की वगैरह वगैरह, बट फिर भी उसने ऑलमोस्ट 4.18 करोड़ सिल्वर सिक्के से उसको कमीशन किया था। और जिस समय लोग फेमिन से इस तरह मर रहे थे कि आई विटनेस रिकॉर्ड ऐसा है, पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड, और उसने फेमिन रिलीफ के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। अब ऐसे में हम इनको इकोनॉमी बिल्डर कैसे बुला सकते हैं? आभास जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए, और हमने बहुत ढेर सारे एस्पेक्ट्स पर, न्यू एस्पेक्ट्स पर हमने बात की है। मैं मुग़ल साम्राज्य पर और जो हमारे राजस्थान का राजपूताना उस पर कुछ पॉडकास्ट किया हूँ, बट चूँकि बाबर से आपको एक विशेष प्रेम है, एक लगाव है, जिसकी वजह से आप को कुछ चीज़ें भी झेलनी पड़ी है। बाबर का ये भूत आपको अब छोड़े हो, मुझे लग रहा है बाबर का श्राप लगा है आपको कि बाबर को आपने इतना पढ़ लिया है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बाद लोग समझ जाएंगे कि आपने बाबर के ऊपर जो रिसर्च की वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी स्कॉलरशिप जो इतनी डिटेल्ड, जो जबकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं है, और एक जब आपके ऊपर ये भी दायित्व आ जाता है, एक एकेडमिक हिस्टोरियन है वो कुछ काम कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो नॉन एकेडमिक हिस्टोरियन उसके ऊपर ये भी है कि मेरी स्कॉलरशिप पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, और उसके लिए आप चाहे आर्काइव्स हों, चाहे जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, और आगे की भी जो आपकी आने वाली पुस्तकें हैं उसके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह से आप रिसर्च करते रहिए, और जो सत्य है वो सत्य सबके सामने रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।